नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति सभी सरकारें वैसे तो भ्रमित करती हैं, आंकड़ेबाजी दिखाती है। उन आंकड़ेबाजी से ऐसे सब दिखाने लगती है और ऐसा कलाकारी है कि वो जो व्यक्ति पीड़ित है छुआछूत से, आर्थिक तंगी से, बेरोजगारी से, गरीबी से, वो लगता है कि सरकार वास्तव में कुछ कर रही है। तो उनके कुछ विभाग और उनकी सरकार के जो दावेबाजी है उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। फिर अंतःकरण से वर्तमान की परिस्थिति को दर्शन करना, समझना कि सरकार झूठ बोल रही है या क्या कर रही है, ये देखना। मैं कुछ एक हमारे आरबीआई के गवर्नर के बात से मैं शुरुआत करूंगा। रघुराम राजन जी, उन्होंने कहा था कि शहरी क्षेत्र में जब गांव किसान मजदूर का पलायन भारी मात्रा में होगा तभी शहरी क्षेत्र को और उपक्रमों के क्षेत्र को, उत्पाद के क्षेत्र को, जो विलासिता के हैं या उपयोगिता के हैं, उनमें सस्ती दिहाड़ी मजदूर उपलब्ध हो पाएंगे। उसी को अब नीति आयोग ने और रिफाइंड कर दिया है। तो उस समय उनका 18% टारगेट था। इस सरकार का 57% टारगेट था कि 57% लोग ग्रामीण क्षेत्र से किसान मजदूर पलायन करें, शहरी क्षेत्र में आएँ। अब उनको दिखाई दिया कि उस तरह से नहीं आ रहा और विरोध हुआ किसान आंदोलन की वजह से 38% का टारगेट दिया है। ये उस मॉडल को दवाई देते हैं जो यूरोप और पश्चिम में अब से 35 साल पहले फेल हो चुका है, लेकिन यहाँ उसको नई तरह से, यानी कि पुरानी शराब को नई बोतल में प्रस्तुत करके घेरना चाह रहे हैं। तो नीति आयोग ने कहा कि वही उन्होंने कहा। अब उसमें नए नारेबाजी, आंकड़ेबाजी जो MBA इनके होते हैं, झूठ सच बोलने वाले, वो कैसे करते हैं। अब नीति आयोग ने कहा क्योंकि हम लोग ना तो पढ़ते हैं, ना ये इस तरह की योजनाएं जो विभागों की हैं, भावी योजनाएं, उनको ये ऐसे प्रचार प्रसारित करते हैं। ये सब्सिडी देने को किसान मजदूर को, उसका बड़ा आकलन और आंकड़ेबाजी और टीवी पर विज्ञापन देते हैं। तो ये नहीं देंगे। जो असली बात है, नीति आयोग ने कहा है कि 1.5% का पलायन है अभी। जिस दिन 2.5% का पलायन हो जाएगा उस दिन किसान की आय दुगनी हो जाएगी। उसके मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये जो किसान कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाए हैं, उसका पर्पज़ यही है कि जो और उपभोक्ता कानून में जो भंडारण में रोक प्रतिबंध को हटाया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़े पूंजीपति आ जाएंगे, छोटा किसान उसको रोक नहीं सकता, वो तुरंत बाजार में लाता है। और अब छोटे छोटे क्षेत्रीय व्यापारी, आड़ती उसको सीमित मात्रा में भंडारण करते हैं, उससे भी महंगाई बढ़ती है। लेकिन क्योंकि अब खेती को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ला करके, जैसे वहाँ पर छोटे किसानों को कंपनी मालिक बन गई है उनकी ज़मीनों के, और वे पलायन कर चुके हैं वे किसान। तो सेम उस स्थिति के लिए ये उपभोक्ता कानून में संशोधन करना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इस तरह से अनुरूप करना कि SDM, जैसा आपने अब देख लिया हरियाणा में कैसे गुंडागर्दी की तरीके, तानाशाही तालिबानी भाषा में वो सीधा आदेश दे रहा है, वो हमारा होगा या सरकार का होगा या पूंजीपतियों का होगा। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। नीति आयोग ने कहा 2.5%। तो तात्पर्य ये है कि 2.5% में जैसे वहाँ पर 0.25% लोग यूरोप और पश्चिम में किसान बचे हैं, आए दिन खेती छोड़ रहे हैं, वे भी सब्सिडाइज हैं, लेकिन वे इनकी साथ मिल करके सरकार उनको अनुदान दे करके अपने इर्द गिर्द रखने के चक्कर में ऐसे ही माफियागिरी, यहाँ क्षेत्रीय, गाँव क्षेत्र, जिले के स्तर के जो बड़े रसूखदार लोग होंगे, बड़े खेतीदार होंगे, वे एक समय, अभी तो वे विरोध में, एक समय आके इनके साथ गलबेलिया करके छोटे किसानों को इनके मोहरे में, इनके उसमें फंसा करके अपना भारी कमीशन और मुनाफा कमाएंगे। तो जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड से आप देख लीजिए, किसान का भाई जो संपन्न है, बड़ा किसान है, या किसी के पास में सर्विस में से बाहर से पैसा आता है, वो छोटे किसान का किसान क्रेडिट कार्ड को लोन ट्रांसफ़र कराने के भारी पैसा कमाता है, बिजनेस कर चुके हैं। ये भी एक धंधा है हमारे क्षेत्र में, गन्ने के क्षेत्र में तो मैं खासतौर से यहाँ देखता हूँ। तो ये भी आने वाला भविष्य होगा, हमारे लोग हमारी जड़ काटेंगे जैसे पूर्व से होता आया है। तो अभी जो इन्होंने नीति आयोग ने दूसरा भी बताया, जो दिया है कि हमने जो इसमें रबी की फसल में बढ़ोतरी की है, पूर्व में भी की है, तो उसमें अब किसानों को 90% से लेकर के 160% तक का बढ़ोतरी हुई है फसलों के दाम में, यानी कि उनको इतना लाभ मिल रहा है। और उसका इन्होंने कितना अच्छा आंकड़ा दिया। गेहूं के हिसाब से एक उदाहरण देख लीजिए कि 1008 रुपये की उसकी लागत बताई है, 2015 रुपये उसकी इन्होंने मूल्य निश्चित किए हैं। देखने में प्रथम दृष्टया लगता है कि जितनी लागत उतना ही प्रॉफिट,
तो क्या वो किसान सभी फसलों के, आप सोच लेना कि ये आंकड़े जो नीति आयोग, ये क्योंकि इस तरह का टीवी पर प्रचार नहीं करेंगे, ये केवल ये जब बहसबाजी करते हैं तब दिखाते हैं, जब टीवी पे डिबेट होती है। तो आप सोच लेना कि आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या। अभी ये कल डिबेट आई, अभी इसमें जो फोर्ड कंपनी यहाँ से भागी है, तो मैन्युफैक्चर विभाग यहाँ से या डिपार्टमेंट जो भी मैन्युफैक्चर का क्षेत्र है वो घट रहा है। जीएसटी का बहुत बड़ा कारण बताया गया है, उसका भी बहुत बड़ा कारण है, और नई टेक्नोलॉजी आने का भी बहुत बड़ा कारण है। तो उसको इन्होंने कैसे आंकड़ेबाजी दिखाई, इन्होंने कहा था कि भाई हम मतलब स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, वो सब इनका विफल हो चुका है। उसके आंकड़े कैसे देते हैं कि मेक इन इंडिया कैसे, कि हमने जो बाहर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट है FDI वो 83% आया है देश में। तो उसके भी आंकड़े इनके, संदीप चौधरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे देश के किसान और मजदूरों, अगर कोई इस समय देश का सच्चा चैनल या सच्चा पत्रकार देश की वास्तविक स्थिति को दिखा रहा है, वो संदीप चौधरी है। तो मेरे देश के लोग उनकी इस डिबेट के शाम को देखा करो। तो उन्होंने उसकी बात को काटा है कि जो आपने FDI बताई आई है किस में, सर्विस सेक्टर में, रिटेल में और टेलीकॉम अन्य टेक्नोलॉजी में जो आई है, IT क्षेत्र में, वे गूगल, फेसबुक या अमेजन क्या है, ये इस तरह के जो आए हैं, उन्होंने जियो के और अडानी के उपधंधों में इन्वेस्ट किया है। और आपके सामने देख रहे होंगे इनकी संपत्ति कितनी बढ़ रही है, यानी कि चंद लोगों के निवेश को पूरे भारत का निवेश बता रहे हैं। फिर उसका एक और कुतर्क इन्होंने दिया, इनके जो पत्र वो थे प्रवक्ता, कि हमने 42 करोड़ खाते खोले हैं जनधन, जिसमें 53% महिलाओं के हैं। मुद्रा 29 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया है। तो उन्होंने उसके बारे में पूछा कि भाई आपने जो 42 करोड़ खाते खोले हैं उसमें धन कितना है। तो वो उसका कह रहा 15,000 करोड़ उसमें पैसा आया है। किस तरह से आया? अनुदान के रूप में, जैसे सम्मान निधि है, अन्य जैसे गरीबों को मुफ्त खाना दे रहे हैं उसको ये कैलकुलेट करके, गैस सब्सिडी अन्य जैसे उसको बता रहे हैं। ये क्या इससे उस व्यक्ति को जिसका जनधन या ये खाते खुले हैं उनको लाभ हुआ है? 29 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया है, वो पर व्यक्ति अगर आता है 57 और 47,000 रुपये पर व्यक्ति आता है। क्या इस देश में 57,000 रुपये का लोन लेकर के अपना परिवार पाल सकते हैं वे लोग, जिनको ये 29 करोड़ लोगों को लोन दिया, बताते हैं हमने मुद्रा लोन दिया, उनको सहायता दी है? क्या इससे मेक इन इंडिया हो गया? कुशल कारीगर पैदा हो गए? अगर हुए हैं तो देख लेना। अगर ऐसा होता और इस क्षेत्र से मतलब आप देखें इंडस्ट्री हो या कुछ हो, पिछले 15 उन्होंने जो बताया आंकड़े 2015 से लेकर के 2020 तक के, उसमें 2 करोड़ 40 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, जिसमें मेक इन इंडिया में कहा था हम 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 29 करोड़ को ये कह रहे कि हमने रोजगार दिए हैं। ऐसा ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या 29 करोड़ लोगों को इन्होंने देश में रोजगार दे दिया मुद्रा लोन के थ्रू, और वे सफल हो चुके हैं? कितनों का लोन डिफॉल्टर हुआ है वो आंकड़े भी एक दे दें तो शायद पता चल जाए। ना दे रहे हो तो जिनको लोन मिला वे बता दें अपनी स्थिति क्या है, या समझ लें। अपने आस पड़ोस वालों को इस बात का बताएं कि सरकार झूठ बोल रही है, हम कर्जबंद हो चुके हैं लेकिन हमारा कारोबार नहीं चल रहा है। 97% लोगों का आमदनी घट चुकी है, 23 करोड़ लोग और गरीबी की रेखा में जुड़ चुके हैं। तो ये जो मेक इन इंडिया, FDI, कुछ लाभ हुआ क्या देश को? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये आंकड़ेबाजी लगातार झूठ बोल रहे हैं, इनको समझने की कोशिश करें। इनका वे कहते हैं कि अगर ये हमारी सरकार सफल ना होती तो हम रिपीट कैसे हो रहे हैं, वो इस बात का दावा करते हैं। तो ये आप समझ लें कि आपको जातिगत, क्षेत्रगत, धर्मगत, यानी कि विपक्ष का और एक आस्था का, अराजकता का भाव इनको सत्ता में ला रहा है। तो वे जो अराजकता का भाव के लोग अपने रवैये को नहीं बदलेंगे तो सभी मरेंगे। आप सोचते हो कि यहाँ आप सरवाइव कर जाएंगे और जो इनके सरकारों के खिलाफ मुखर हैं वो लोग मर जाएंगे और आप सफल नहीं होंगे। तो मैं ये सोच करके जिन लोगों को रोजगार नहीं मिला, जातिगत उसमें बढ़ा रहे हैं, ऐसी अवस्था आ गई इस देश में कि हमारी एक आंख फूट रही है। यानी हम भले बेरोजगार हों, ऐसे लोग कहते हैं कि हम भूखे मर जाएंगे, 200 रुपये लीटर पेट्रोल ले लेंगे लेकिन वोट सरकार को ही देंगे। तो वे मैं उन लोगों से कहता हूँ दकियानुसे से बाहर निकलिए और इस एक्चुअल अवस्था को देखिए। वर्तमान सरकार विपक्ष की नाकामियाँ, एक आस्था की अराजकता के कारण सत्ता में रिपीट हो रही है। उसके कारण ये पूरी देश को चंद पूंजीपतियों को सौंपने के
मतलब ढांचा तैयार कर रहे हैं और आपको दिख नहीं रहा है, तो इससे उभरने का कोशिश प्रयास करें, उभरें और पढ़ें, समझें और दकियानुसे में ना आए। ये किसी के सगे नहीं है। छोटा जो उद्योग धंधे वाले हैं, चाहे वो व्यापारी वैसे वर्ग हो, चाहे उसमें अन्य जुड़ रहे हो या और कोई भी धंधा हो, कोई भी इंडस्ट्री छोटी तरह की जो अपने अपने यूनिट चलाते हैं, वे क्या सर्वाइवल पोजीशन में हैं? आप अपने आप में आत्मलोकन कर लेना। तो इनसे बाहर निकलिए। ये लोग हमको जातिगत, धर्मगत, क्षेत्रगत, गोत्रगत इसमें भिड़ा करके सत्ता रिपीट कर रहे हैं, तो उसे ध्यान रखें। नमस्कार।